that may be your screen, that may be your printer. तो दिस आर द आवर फंडामेंटल 4 केसेस। जो हमने पहला केस देखा है जिसपे वेलकम प्रोग्राम था, केवल आउटपुट स्टेटमेंट था। उसके बाद सेकेंड केस देखा जिसपे हमने इनपुट डेटा नहीं था लेकिन प्रोसेसिंग किया हमने और उसे आउटपुट कर दिया। अब थर्ड केस क्या है हमारे पास, जिसमें केवल इनपुट डेटा होगा और उसे हमको डायरेक्टली आउटपुट करना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब लास्ट हम देखेंगे जिसमें तीनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रहते हैं। डेटा कैसे रीड करना है, डेटा कैसे प्रोसेस करेंगे और कैसे हम उसे आउटपुट करेंगे। तो आज के क्लास में केवल हमें देखना है कि हाउ various type of input statements are possible and how according to that output same inputted data। तो देखिए इसके अंदर में मैं चार, हाँ ये एक सबसे पहले और मैं समझाना चाहता हूँ कि फॉर प्रोग्रामिंग देयर आर द 10 important steps। First is the analysis the task, making the flow chart, writing the algorithm and do the dry run। ये चार स्टेप जो हैं हमारे पास, that all are independent to our computer hardware and software। ये मैं लेमैन की कंसेप्ट में समझता हूँ। मैं जब भी प्रोग्राम बनाता हूँ, डिजाइन करता हूँ, तो मैं कभी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर ध्यान नहीं दूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा एनालिसिस, क्या गिवन है, क्या मुझे फॉर्मूला दिया है, क्या मुझे इनपुट देना है, क्या मुझे कैलकुलेशन स्टेटमेंट बनाना है, कौन से कंसेप्ट में, कौन से फॉर्मेटिंग में आउटपुट करना है। इसके बाद हम देखते हैं फ्लो चार्ट। इसी एनालिसिस को एक मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने विजुलाइज करूंगा कि कैसे मुझे प्रोग्राम डिजाइन बनाना है। जब फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा तो वी विल डू द एल्गोरिथम। उसे हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे इसके बाद कोडिंग करनी है तो मेरे पास स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, तो कोडिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। कोडिंग के पहले ड्राई रन कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि इससे हम स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये इनपुट से ये आउटपुट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है कि हमारा प्रोग्राम सही है कि गलत है। अब 6 हमारे पास नेक्स्ट फेज में आते हैं और ये 6 आपके पास डिपेंड रहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। यानी ये टेक्निकल चीजें हो गई, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गया। यहाँ से एक्चुअल में कंप्यूटर हमें सीखना चाहिए। कोडिंग के लिए सबसे पहले आपको कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम होना चाहिए, हार्डवेयर मालूम होना चाहिए, उसका किस प्रकार से सिंटेक्स बनता है वो मालूम होना चाहिए। तो ये पूरा हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। और यहाँ पर हम जो कोडिंग करते हैं वो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को रेफरेंस लेके करते हैं। जब कोडिंग हम अपने पेंसिल से पेपर पर कर लेते हैं, यानी हर चीज हमने देख ली, सब सही है, उसमें कोई भी अब हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को अपने एडिटर में टाइप करेंगे, चाहे वो टर्बो हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे VS कोड हो। ठीक है, मैं VS कोड की एक और क्लास लूंगा आपको समझाने के लिए किस तरीके से करना है। उसके पहले, कंपाइल होने के पहले, रन होने के पहले हमें उसे सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटली अगर कोई भी प्रोग्राम डिलीट होता है या कोई सिस्टम हमें करप्ट होता है तो हमारा प्रोग्राम एटलीस्ट हमारे फोल्डर में सेव रहे। ओके, तो हमारे पास सब चीजें सेव हो गई हैं। अब हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके देखेंगे कि सिंटेक्स हमारे प्रॉब्लम है, सिंटेक्स हमारा प्रॉपर है कि नहीं। अगर सिंटेक्स प्रॉपर है तो हम कॉन्फिडेंसली रन की तरफ फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद रन बनाएंगे, उसे प्रोग्राम को रन करेंगे और उसमें इनपुट और आउटपुट अकॉर्डिंग टू हमारा स्टैंडर्ड टेबल वेरीफाई होगा कि ये हमारा प्रोग्राम सही रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इनपुट अननोन भी होना चाहिए, हर चीज फिक्सिंग में नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आप कैलकुलेशन स्टेटमेंट बनाए ही नहीं हो और डायरेक्टली आपने क्या किया हो, उसे इनपुट और आउटपुट कर दिया। ठीक है, 2+2 कितना होता है, 4 होता है। आपने उसमें C=A+B बनाया ही नहीं है, लेकिन आपने आउटपुट कर दिया। मैंने मान लिया कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन मैं उसे वेरीफाई
करूंगा, ये टेस्टिंग करूंगा अननोन डेटा से। उससे मुझे पता चलेगा कि आपका प्रोग्राम हर एक वेरियस डेटा सेट पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद मैं उसमें लिमिटेशन फाइंड आउट करूंगा कि ये कितने मिनिमम नंबर पे कितनी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए वहां तक काम करेगा, कितना मैक्सिमम वैल्यू तक काम करेगा। तो ये लिमिटेशन इंट के, फ्लोट के, करेक्टर के, हर एक डेटा टाइप के अलग अलग होते हैं। तो लेट दिस आर द फंडामेंटल ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टेप्स। नाउ अब हम देखते हैं आज के प्रोग्राम। आज इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को समझाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें रीड और राइट इंटीजर टाइप डेटा करना है ना। मैं आपको यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। इसके बाद में फ्लोट या रियल डेटा टाइप किस तरीके से रीड राइट होते हैं। पहले इंटीजर देख लिया हमने, फिर फ्लोट देख लेंगे। इसके बाद हमें देखना है करेक्टर टाइप डेटा कैसे रीड और राइट होता है। तो ये 3 फंडामेंटल प्रोग्राम्स बनते हैं जिसमें हम डेटा टाइप को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। इसके बाद हम 4th प्रोग्राम देखेंगे जिसमें तीनों टाइप के डेटा एक साथ रीड होंगे और राइट होंगे। यानी कि पहला डेटा इंटीजर हो गया 10, 2.45 हो गया फ्लोट डेटा, और ए जो मैंने सिंगल कोट पे लिखा है ये हो गया करेक्टर। तो ये तीनों मेरे लिए क्या है, कांस्टेंट है। मुझे 10 रीड करना है, 2.45 रीड करना है और ए रीड करना है। इसमें मैंने डेटा सेट आपको दे दिए हैं, आपको अननोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5th प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का आस्की कोड क्या होगा। जो हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं वही इससे सिमिलर होगा। लास्ट प्रोग्राम हम देखेंगे कि हमने इनपुट करा कैपिटल ए, तो वो स्मॉल केस में कैसे बदल सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नई चीज आपको मैं सिखाऊंगा। अभी तक हमने सीखी है stdio.h, conio.h, उसके बाद math.h। यहाँ पर एक और आपको हेडर फाइल में आज इंट्रोड्यूस करूंगा। नाउ द फर्स्ट प्रोग्राम, हाउ टू रीड एंड राइट इंटीजर डेटा। तो देखिए, मैंने एक n वेरिएबल ले लिया है कि मैं एक डेटा को रीड करूंगा। कैलकुलेशन नहीं है तो मैंने नील लिखा है। आउटपुट में मैंने n लिखा है, यानी डायरेक्टली इनपुट होगा और आउटपुट हो जाएगा, बीच में कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो कंप्यूटर रीड करेगा कीबोर्ड से और आउटपुट करेगा स्क्रीन में। फ्लो चार्ट में देखिए, स्टार्ट होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, एंड होगा। अब इसमें हम ग्राफिक्स क्या ले रहे हैं, सर्कल ले रहे हैं एंड और स्टार्ट और एंड के लिए, रोम्बस ले रहे हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। तो ये आपको बनाने को कोई भूलता है, देखिए मैं आपको बनाने के लिए अभी बोलूंगा ये सब चीजें, तो आप बनाएंगे। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, वो भी मैं आपको टॉपिक दूंगा। आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे, एक टीम के थ्रू देंगे, 2-4 जन इसका मैं टीम बनाऊंगा, उसमें आप प्रेजेंटेशन भी अपना देंगे और इसी तरीके से सब चीजों का एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी दे दूंगा हर टीम को, वो उसको बना के पूरा स्टार्ट करके बताते जाएगा। तो उसको जैसे जैसे हमारे यूनिट खत्म होंगे उसके एंड में आपका प्रेजेंटेशन भी ऐड होते जाएगा। नाउ ग्राफिक्स के बाद में, फ्लो चार्ट के बाद में, वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में देखिए हमने क्या लिया, स्टार्ट का स्टार्ट, इनपुट का रीड एंड कर दिया, आउटपुट का हमने राइट एंड करा और एंड का एंड रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ड्राई रन में हम कैसे कर रहे हैं, 4 कॉलम है, इनपुट, सीरियल नंबर, इनपुट, कैलकुलेट एंड आउटपुट। मैं इस प्रोग्राम को 2 बार रन करूंगा। तो देखिए ध्यान से, इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज हो रहा है। तो जैसे मेरे पास में इनपुट 10 है वैसे आउटपुट 10 है, इनपुट 20 है तो आउटपुट 20 है। अब ये जो नंबर हैं ये कौन से हैं, इंटीजर नंबर है। ठीक है ना। 10 क्या है, विदाउट डेसिमल, 10 आउटपुट विदाउट डेसिमल, 20 विदाउट डेसिमल एंड 20 विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। डेसिमल नंबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है। अब मैं इसकी कोडिंग बताना चाहूंगा। तो कोडिंग कैसे है, देखिए यहाँ पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, 2 हेडर फाइल बना रहे हैं। ये टर्बो के कंसेप्ट में है इसलिए conio.h है, और वॉइड मेन हमने लिया है क्योंकि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसे ऑनलाइन बना रहे हैं किसी भी जीसीसी के थ्रू, तो हमें यहाँ पर क्या है कि कोनियो हटाना पड़ेगा, वॉइड की जगह इंट लगा देंगे
CLR SCR हटा देंगे, गेट CH हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने एक n को डेटा टाइप बना लिया है, दैट इज द इंटीजर n। इसे हमने क्लियर स्क्रीन करके प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करेंगे। नाउ स्कैन एफ में हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को इंटर कर रहे हैं। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इट इज ए फंक्शन। सबसे पहली बात क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। क्यों फंक्शन है, इस पे देखिए पैरेंथेसिस लगा हुआ है, लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस। नाउ स्कैन एफ इज डिफरेंट देन CLR SCR एंड मेन। तो देखिए मेन में कोई भी पैरामीटर नहीं है, लेकिन CLR SCR में भी नहीं है, गेट CH में भी नहीं है, लेकिन स्कैन एफ में है और प्रिंट एफ में है। तो स्कैन एफ और प्रिंट एफ आपके पैरामीटर ओरिएंटेड हो सकते हैं, लेकिन गेट CH और CLR SCR में विदाउट पैरामीटर काम करते हैं। तो देखिए स्कैन एफ में दो पैरामीटर है, पहला है कंट्रोल स्ट्रिंग और दूसरा है आर्गुमेंट। तो पैरामीटर में क्या लिया हमने, %d लिया। तो %d क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा नंबर इंटीजर है, इसलिए हमने %d लिया। आउटपुट में भी देखिए हमने %d लिया है, लेकिन है ना, इसमें %d लिया है। अब ध्यान से देखिए, हमने स्कैन एफ में एड्रेस ऑपरेटर लिया है, दिस इज नोन एज ए एड्रेस ऑपरेटर, एंड सिंबल डिनोट ए एड्रेस ऑपरेटर। लेकिन प्रिंट एफ में देखिए एड्रेस ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। तो इससे क्लियर हो गया कि एक बार मेमोरी सेल का एड्रेस मिल गया तो वहां से हम फैच करके, वहां से हम वैल्यू को फैच करते हैं, फैच करके हम इसे यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ में हमने क्या करा है, n इज इक्वल टू रखा है और ये n रखा है, दोनों में क्या फर्क है, n इज इक्वल टू स्ट्रिंग कांस्टेंट है, लेकिन ये जो n है इट इज ए योर वेरिएबल, है ना, वेरिएबल में वैल्यू आती है, तो ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन n इज इक्वल टू चेंज नहीं होगा, चाहे जितने बार भी आप रन करें। तो जब ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले ये कर्सर यहाँ वेट करेगा, जहां पर हम 10 इनपुट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, n इज इक्वल टू 10 मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो हमारा प्रोग्राम सही है। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। अब देखिए सेकंड प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, फ्लोट और रियल टाइप के डेटा को समझना चाह रहे हैं कि हम कैसे इसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ्लोट एनालिसिस भी इंटीजर टाइप का ही होगा, इनपुट में n होगा, नो कैलकुलेशन, एंड आउटपुट में n होगा। तो देखिए डायरेक्टली इनपुट से आउटपुट हमको जाना है। तो कभी भी प्रोग्राम अगर रन नहीं हो रहा है तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि कैलकुलेशन पार्ट को आप एक्चुअल में क्या करना चाहिए, उसको या तो डिलीट कर दें या उसको किसी तरीके से हाइड कर दें, जिससे कि मेरा इनपुट से डायरेक्टली आउटपुट आ जाए। तो मुझे ये तो पता चले कि मेरा प्रोग्राम इनपुट हो रहा है और आउटपुट, और उसके पहले भी क्या करना चाहिए, प्रोग्राम अगर रन नहीं हो रहा है तो सब चीज को छोड़ के वेलकम प्रोग्राम बनाए और रन करके देखिए, एटलीस्ट हमारा प्रोग्राम वेलकम के द्वारा रन हो रहा है कि नहीं। अगर वेलकम हमें दिख रहा है तो हम दूसरे प्रोग्राम भी बना सकते हैं। सेकेंड फेज का प्रोग्राम होता है कि हम इनपुट देखें और आउटपुट देखें। अगर मेरा प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट एज इट इज मिल रहे हैं, इसका मतलब है प्रोग्राम सेकंड फेज भी क्लियर है। फिर हम धीरे से ओपन करेंगे कैलकुलेशन सेक्शन को और वहां पे हम चेक करेंगे कि हमारा कौन से स्टेप में प्रोग्राम गलत हो रहा है। मैं आपको कोई अनसॉल्व्ड या डिबग करने के लिए प्रॉब्लम दूंगा, उसमें बहुत सारी गलतियां रहेंगी, आपको उसे सुधारना है और उसका आउटपुट भी निकालना है। तो ये एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। इसका फ्लो चार्ट भी कैसा रहेगा, वही सिंपल रहेगा, स्टार्ट है, एंड है, हमें क्या करना है, इनपुट करना है, आउटपुट करना है। इसका फ्लो एल्गोरिथम भी वही सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। तो देखिए ध्यान से, एनालिसिस, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम तीनों सेम है। क्या चेंज होगा, ढाई रन चेंज होगा। अब देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर वैल्यू मैंने जो लिए हैं वो लिए हैं मैंने फ्लोट नंबर, इसको हम बोलते हैं फ्लोट नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या इसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। इसमें हमको फ्रैक्शनल नंबर, इसी को फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर हमें यूज करना है। तो ये देखिए 2.5, 2.5, 3.14, 3.14। तो ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। दो बार प्रोग्राम रन करेंगे और दोनों बार हमें इस तरीके से दिखना चाहिए। फिर आप तीसरे बार रन करेंगे तो अपना नंबर आप ले सकते हैं। तो इसकी कोडिंग में क्या चेंजेस हैं, इसकी कोडिंग में केवल 3 जगह चेंज है। पहला चेंज है फ्लोट, इंट के जगह हमें लिखना है फ्लोट,
%d के जगह लिखना है %f, ठीक है। प्रिंट एफ में भी %d की जगह लिखना है %f। तो ये केवल 3 जगह हम अपने को चेंज करेंगे, हमारा प्रोग्राम फ्लोटिंग पॉइंट के लिए रेडी हो गया। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट से हमें फायदा क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर से हम इंट वाले को भी बना सकते हैं, लेकिन हमें 3 के जगह 3.0 लेना पड़ेगा, बस इतना सा करना है। तो फ्लोट नंबर इंट नंबर से बड़ा होता है ना। इंटीजर आपके क्या है, 2 बाइट का होता है, फ्लोट नंबर कितने का होता है, 4 बाइट का होता है। तो इंट में जो भी प्रोग्राम है डायरेक्टली फ्लोट में रन हो सकते हैं, लेकिन फ्लोट वाले प्रोग्राम इंटीजर में रन नहीं होंगे। जैसे 3.14 है, अब मैं इसे रन करूंगा तो 3 मिलेगा, 3.14 नहीं मिलेगा, यानी 0.4 आपका डिस्कार्ड हो जाता है। तो इंटीजर में हमें कभी भी फ्रैक्शनल के ऊपर में ध्यान नहीं देना है, लेकिन जब भी फ्रैक्शनल पर ध्यान देना है तो हमें फ्लोट ही लेना पड़ेगा। तो दिस आर द टू डिफरेंस बिटवीन द इंटीजर नंबर एंड फ्लोट नंबर, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। नाउ आउटपुट में देखिए, मैंने इनपुट लिया है 3.14, मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, n इज इक्वल टू 3.14। तो ये फंडामेंटल टिप्स मैं इसलिए आपको बिल्कुल दे रहा हूं कि जिसमें आप कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, करेक्टर के ऊपर आना है। तो करेक्टर में भी हमारा एनालिसिस सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमें एक करेक्टर रीड करना है, वही करेक्टर आउटपुट करना है। मैंने कैपिटल ए रीड किया तो मुझे कैपिटल ए मिलना चाहिए, स्मॉल ए रीड किया स्मॉल ए मिलना चाहिए। इसका फ्लो चार्ट भी हमारे पास सेम होगा, इसमें भी स्टार्ट है, एंड है, इनपुट है एंड आउटपुट है। तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, तो कोई चेंज नहीं है। एल्गोरिथम में भी कोई चेंज नहीं होगा, ये 4 के 4 स्टेप यहाँ पर भी दिखेंगे। केवल चेंज कहाँ होना है, ट्राई रन में मैं आपको चेंज करूंगा। कैसे चेंज कर रहा हूँ देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, है ना, ये गलती ये होगी यहाँ पे कि मुझे कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम। मैं जब इस रन को जब करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, देखिए मैं कैपिटल ए डालूंगा तो कैपिटल ए मिलना चाहिए, स्मॉल एम डालूंगा स्मॉल एम मिलना चाहिए, अगर 6 डालूंगा तो 6 मिलना चाहिए, हैश डालूंगा तो हैश। अब ध्यान से देखिए, ए एम 6 और हैश, ये चारों चीजें एक्चुअल में करेक्टर कहलाती हैं। करेक्टर मतलब इज ए सिंबल, है ना। तो ये सबसे पहले सिंबल होता है, लेकिन बाद में ये 6 क्या बन गया, न्यूमरिक बन गया, हैश क्या बन गया, स्पेशल सिंबल बन गया, ए क्या बन गया, कैपिटल ए अल्फाबेट बन गया, एम क्या बन गया, स्मॉल अल्फाबेट बन गया। तो ये सबसे पहले करेक्टर होंगे, उसके बाद इनका अलग से कैटेगरी बननी स्टार्ट होती है। तो करेक्टर आपका 1 बाइट लेता है ना। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल होगा उसमें और क्लियर करूंगा ये कि 1 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट का मतलब क्या होता है और कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखें कि हम इस तरीके के सिंबल डालेंगे और आउटपुट में भी ये सिंबल मिलना चाहिए। नाउ प्रोग्राम में क्या चेंज है, केवल इंट फ्लोट की जगह केयर लिखना है, %d %f की जगह %c, %d और %f की जगह %c लिखना है। तो केवल 3 चेंज है, आपने तीनों में कंपैरिजन करके देख लीजिए कि तीनों में क्या क्या चेंज हो रहा है। आउटपुट में क्या है, मैंने कैपिटल ए डाला है तो n इज इक्वल टू कैपिटल ए मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो ये प्रोग्राम हमारा सही चल रहा है। तो ये 3 प्रोग्राम फंडामेंटल हो गए कि इंटीजर कैसे करेंगे, फ्लोट कैसे करेंगे, केयर कैसे करेंगे। अब हम चौथा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि मुझे मिक्स बोर्ड करना है। तो देखिए मुझे 10, 2.45 और ए को रीड और राइट करना है। तो मेरे लिए कितने इनपुट हुए, 3 इनपुट हुए, N1, N2, N3। तो ये इनपुट इसी से ही मुझे कैलकुलेट करना है, कितने इनपुट है, 3 इनपुट करना है। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, आउटपुट क्या है, वही N1, N2, N3। तो प्रीवियस प्रोग्राम में देखिए N था, यहाँ पर N1, N2, N3 हो गया, यानी 3 डेटा रीड करना है, 3 डेटा सिमिलरली आउटपुट करना है। तो पहला N1 रीड करेंगे तो आउटपुट में भी N1 ही आएगा, सीक्वेंस वही रखेंगे जिससे कि हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ्लो चार्ट में क्या है, इनपुट n के जगह में N1, N2, N3 और आउटपुट के जगह में भी N1, N2, N3। फ्लो चार्ट में भी बस इतना चेंज है, एल्गोरिथम में आपके 3 आ जाएंगे n के जगह, N1, N2, N3, N1, N2, N3 रीड और राइट में।
अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको फिर से समझाने की कोशिश की है कि हम इस ड्राई रन में इनपुट में मैंने 3 कॉलम बना लिए, आउटपुट में भी 3 कॉलम बना लिए। अब इसमें ध्यान से देखिए कि मैंने पहली बार रन किया 10, 2.45 और A, क्योंकि ये मुझे टास्क में दिया गया था, यही टास्क मैंने आउटपुट में ले लिया। अब मैंने उसे चेंज करके देखने की कोशिश की तो मुझे चेंज भी आउटपुट में मिल रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम मुझे यहीं पर टेस्टिंग हो गई कि मेरा एल्गोरिथम सही चल रहा है। तो इस तरीके से हम अपना ड्राई रन कंप्लीट करते हैं। अब प्रोग्राम में क्या चेंज होगा, अब ध्यान से देखिए, प्रोग्राम में हम इंट भी लेंगे, फ्लोट भी लेंगे, केयर भी लेंगे। इंट क्या है, इंटीजर नंबर, n1 क्या है, इंटीजर नंबर, n2 क्या है, फ्लोट नंबर, और n3 क्या है, करेक्टर। तो इसको मुझे तीनों को अलग अलग लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों अलग अलग बिहेवियर अलग अलग है इनका। इसके बाद स्कैनफ में देखिए %d, %f और %c, ठीक है। %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %c करेक्टर के लिए। यहाँ पे क्या ले रहे हैं आप, n1, n2, n3। अब ये स्कैनफ हो गया। अब इसका आउटपुट में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, n1, n2 और n3। इसी तरीके से यहाँ पे हमें %d, %f, %c, यहाँ पे देखिए %n लगा दिया है, ये सॉरी /n लगाया। /n का मतलब क्या हो गया, दिस इज द यूर न्यू लाइन, यानी कि आउटपुट में देखिए n1 = 10 के बाद n2 कहाँ पर आ रहा है, न्यू लाइन पर आ रहा है, यानी कि मुझे इस तरीके से आउटपुट चाहिए, ठीक है। और लास्टली एक मैंने इंट्रोड्यूस किया है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो आप यहाँ पर एक इस तरीके से मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। आप ये चाहें तो मैसेज स्कैनफ के ऊपर भी दे सकते हैं कि इनपुट इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर एंड करेक्टर। तो ये भी एक मैसेज दे सकते हैं, जैसे 10, 2.45 E, ये डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता है कि कर्सर हमारा क्यों वेट कर रहा है। तो यू शुड बी डिस्प्ले फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए, उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो जैसे ही हम रिस्पॉन्स देंगे तो हमारे पास आउटपुट वहां से टेस्ट हो जाएगा कि n1 10 है, n2 2.45 है, n3 A है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिक्स मोड डेटा टाइप का एग्जाम्पल हो गया। अब हमको क्या करना है, ASCII कोड बनाना है। तो देखिए ASCII कोड बनाना बहुत सिंपल है, जो आपने बनाया वही बनाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 हम इनपुट ले रहे हैं, A, कैपिटल A, स्मॉल a एंड 2। इसका मुझे ASCII कोड निकालना है। तो मैं डायरेक्टली आउटपुट पे जाऊंगा, कैलकुलेट इस पर कुछ नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भी मेरा फ्लो चार्ट क्या बन रहा है, इनपुट n1, n2, n3 बनेगा, और आउटपुट क्या बनेगा, n1, n2, n3, ठीक है। एल्गोरिथम भी वही सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। यहाँ पर आपको केवल समझाना है कि किस तरीके से आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आउटपुट मेरा गलत आया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर गलत आया है। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए की वैल्यू है ना, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है, गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेट वी हैव, पहले अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से डिलीट कर, मैं आपको इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। तो लेट, हमारे पास पहला क्या डेटा है, पहला डेटा है हमारा कैपिटल ए, के बाद है स्मॉल ए, और इसके बाद है हमारा 2, ठीक है। तो कैपिटल ए का क्या मिलना चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ ए। तो ए की ASCII वैल्यू है 65, मुझे 65 मिलना चाहिए। ऑल ए की वैल्यू कितनी है, 97, ठीक है। और 0 का है 48, तो 2 का कितना आएगा, 48, 49, 50, ये 50 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज मुझे मिलेगी तो मेरा आंसर सही होगा। तो लेट दिस इज योर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको मैं रन करूंगा, ये वैल्यू कहाँ से आ रहे हैं? ये वैल्यू डायरेक्टली ASCII टेबल से आएगी। तो याद करना पड़ेगी सारी वैल्यू। हाँ, ये अपन ने एक रेंज है, इसको याद करके रखना पड़ेगा कि यहाँ पे, क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, ये ASCII टेबल होती है। मैं आपको एक, अच्छा पहला मैंने दिया है लैब, आपने देखा नहीं क्या, लैब 1 में जिसने भी बनाया होगा उसको याद होगा इस। यस सर है, पर थोड़ी थोड़ी वैल्यूज हैं। हाँ ठीक है, तो ये आप याद करके रखेंगे, क्योंकि देखो 0 से 9, 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, 48 से, बस इतना याद रखो। 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, 48 से। कैपिटल ए स्टार्ट होता है 65 से,
स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97 से, बस इतना याद रखो, बाद में तो आप अपना उसको सम कर सकते हो आगे। अब प्रोग्रामिंग में कैसे करना है, देखिए प्रोग्रामिंग में ऐसा करेंगे हम कि %C %C है ना, इन तीनों को हम रीड करेंगे एज ए करेक्टर। तो यहाँ पर मैं एड्रेस ऑपरेटर लिया हूँ, लेकिन आउटपुट में ध्यान से देखो क्या किया हमने, N1 इज इक्वल टू %C, तो %C से मिलेगा सिंबल, लेकिन %D से क्या मिलेगा, इंटीजर नंबर ऑफ आस्की, ये आस्की मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए N1 और N1 ही है, N1 तो एक ही रहेगा, लेकिन उसको हम ट्रीट कर रहे हैं %C से और %D से, तो %C सिंबल प्रेजेंट करेगा और %D आपका वैल्यू प्रिंट करेगा। अब इसका आउटपुट देखिए किस तरीके से आएगा, मैंने ए दिया है, स्मॉल ए एंड 2, तो कैपिटल ए का 65 हो गया, स्मॉल ए का 97 हो गया और 2 का 50 हो गया। तो इस तरीके से हम अपने आस्क की वैल्यू को शो कर सकते हैं। तो ये मतलब पहले प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया है, अभी आप और अच्छे से करिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन 3 चीज को याद रखें, पहला 0 फॉर द 48, कैपिटल ए फॉर द 65 एंड स्मॉल ए फॉर द 97, बस इतना याद रखिए। वो तो टोटल आपके कितने बनेंगे इसमें, इसमें बनना चाहिए आपको टोटल 128 है ना, 128 बनेंगे, मतलब 127 बनना चाहिए, 0 to 127, ठीक है, क्योंकि ये आपका साइंड नंबर से चलता है। सर ओनली परसेंट ही करके आस्की की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ देखो, कभी भी याद रखना आस्की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में होती है, सिंबल कभी भी %C के फॉर्म में होता है, फ्लोट इस पे नहीं आएगा। कोई भी आस्की वैल्यू 1.2 नहीं हो सकती, 1.5 नहीं हो सकती, वो इंटीजर के फॉर्म में रहेगी। मैं आप जब भी गूगल करेंगे ना, तो वहां पर आस्की टेबल लिखेंगे तो आपको देखना एक बहुत बड़ा टेबल मिलेगा, हर सिंबल का एक आस्की टेबल है। आस्की टेबल का फुल फॉर्म क्या, आस्की इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की, अमेरिकन सिंबल कोड American स्टैंडर्ड ऑफ कोड, American Standard Code for Information Interchange। हाँ, तो वो मैंने आपको देखिए उसमें बताया है ना, सिंपल से आप उसको समझ जाएंगे। आप पहला प्रैक्टिकल करो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना। प्रैक्टिकल देखो, मैं आपको है ना केवल एक ही चीज बताता हूँ, इंजीनियरिंग में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली है रेगुलरिटी, ठीक है ना, सेकंड चीज है टाइम टू टाइम वर्क, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्पून फीडिंग की आदत नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज को थोड़ा सा रिसर्च स्टोर में लीजिए, जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिया, आप इसको रन करके देखिए, आंसर लेके देखिए, फिर इसको क्या करिए, थोड़ा सा चेंज करिए, N1 के जगह X1 कर दीजिए, X2 कर दीजिए, X3 कर दीजिए, मतलब इसके अंदर में थोड़ा सा आप अपने यूजर माइंड को यूज करिए। जब तक आप अपने वैल्यू को यूज नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम आपका नहीं कहलाएगा, वो फिर मेरा ही कहलाएगा। तो आप मेरे से सीख रहे हैं, लेकिन आपको अपना प्रोग्राम बनाना, अपना प्रोग्राम कब बनाएंगे, इसको थोड़ा चेंज करिए, फॉर्मेटिंग चेंज करिए। आप चाहें तो ये प्रिंट को मैंने दोनों जगह एक साथ लिखा है, आप इसको 2 प्रिंट बना दीजिए, एक में ये दिखाइए, दूसरे में आस्की वैल्यू, मतलब आप इसको थोड़ा सा मॉडरेट करिए, है ना। तो मॉडरेट करने में आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, ऐसे नहीं सीखोगे। देखो कभी भी क्या है कि हम ये समझते हैं कि अल्फाबेट 26 होते हैं, पर कंप्यूटर में अल्फाबेट 26 के बाद भी जा सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, ए के बाद ए कर देंगे, यानी ए बी ए सी ए डी, इस तरीके से करेंगे। हमें क्या है, आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी चीजों को आगे समझना है। तो मेरा ऑलवेज स्टूडेंट से एडवाइस रहता है कि मेरे प्रोग्राम को चेंज करें और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें, क्योंकि वो गलती करोगे तो सीखोगे। आप मेरे प्रोग्राम में कोई गलती है ही नहीं, आप क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे, वहां पेस्ट कर दोगे बस। लेकिन ये भी थोड़ा कम करना, कॉपी पेस्ट भी कम करना, टाइप करना। टाइप करने में 2 फायदे हैं, एक तो आपको याद होगा, दूसरा उसकी लॉजिक क्लियर होगी, तीसरा अगर कोई गलती होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती से हम ज्यादा सीखते हैं। तो वो मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट से, तो थोड़ा आप इसको यूज करिए। ओके, नाउ द लास्ट प्रोग्राम हमारा है कि हम अगर इनपुट कोई अपर केस लेते हैं तो हमें लोअर केस कैसे मिलता है, ठीक है। एनालिसिस तो वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, हम एक इनपुट कैरेक्टर लेंगे और आउटपुट कैरेक्टर हम दे रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा धीरे से कि एल्गोरिथम में कैसे ये अपना ड्राई रन में कैसे दिखता है। देखिए इनपुट में हम कोई भी कैरेक्टर लेंगे, वो हमें स्मॉल केस है ना, हमको स्मॉल केस में दिखना चाहिए। हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, हो सकता है कि मैं
स्मॉल ए लूं तो स्मॉल ए मिलेगा, पर मैं कैपिटल ए लूंगा तो कैपिटल ए मिलेगा। मतलब सपोज मैंने इसमें कोई 6 नंबर डाला तो आउटपुट क्या मिलेगा, 6 का कोई अपर केस लोअर केस नहीं होता है, तो 6 का 6 मिलेगा। अगर मैंने कोई हैश डाल दिया तो हैश का कोई स्मॉल केस नहीं होता है, तो वो मुझे क्या मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। तो मैं आपको ड्राई रन में समझाता हूँ कैसे हो रहा है। देखिए, मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप अपर केस इनपुट करें और आउटपुट में लोअर केस देखें, लेकिन हमारा यूजर कुछ भी कर सकता है। हमारा यूजर कैपिटल ए डालेगा तो उसको ए तो मिलेगा, लेकिन जब वो स्मॉल ए डालेगा तो स्मॉल ए ही मिलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। सॉरी, अगर आप 7 डालोगे तो 7 ही मिलेगा, अगर आप डॉलर डालोगे तो डॉलर ही मिलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये केवल एक चीज को ही रिकॉग्नाइज करके चेंज कर रहा है, यानी कैपिटल ए को वो स्मॉल ए कर रहा है। ठीक है, तो इसमें छोटी सी एक एडिशन रहेगा आपका प्रोग्राम में, क्या ऐड करना है। देखिए, अभी तक हमने stdio.h पढ़ा था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ctype.h। ठीक है, ये आपके सेकंड प्रैक्टिकल में भी आ जाएगा। तो ctype.h का मतलब है करेक्टर मैनिपुलेशन, करेक्टर टाइप मैनिपुलेशन, यानी कि सी फॉर करेक्टर हो गया। तो करेक्टर टाइप मैनिपुलेशन यानी करेक्टर को आप अपर कर सकते हो, लोअर कर सकते हो, उसका आस्की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आप इस अपर भी कर सकते हो, यानी कि मैंने इनपुट इस अपर किया है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। जब हम डिसीजन बनाने जाएंगे तब हम उसको चेक करेंगे। अब देखिए प्रोग्राम कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका आउटपुट क्या है पहले ये देख लीजिए। आउटपुट में ये देखना चाहिए कि इंटर ए करेक्टर। तो ये देखिए, मैंने एक आपको मैसेज बनाना यहाँ सिखा दिया। देखिए, मैसेज बनाने से फायदा ये होता है कि ये इंटर ए करेक्टर के पास वेट करेगा, तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स करूंगा। तो मैंने यहाँ पर कैपिटल ए डाला है और इसका आस्की वैल्यू यहाँ पर मैंने 65 कर दिया। इट्स लोअर केस मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ए कर दिया। तो देखिए, मुझे ए की पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये आस्की वैल्यू ये होती है, इट्स लोअर केस। देखिए, कभी भी है ना, इसका आउटपुट में ए 65 और स्मॉल ए ले सकता था, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि ये प्रिंट करना। लेकिन देखिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ये प्रिंट आप दिखा रहे हैं तो यूजर के पास बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन जा रहा है। ठीक है ना, वो हर चीज को इस तरीके से समझना चाहता है। तो आप ट्राई करिए अपने प्रोग्राम में इसे करने के लिए। अच्छा, अब कैसे लॉजिक करना, देखिए लॉजिक ऐसा है, हमने यहाँ पर एक मैसेज डाला, यहाँ पे उसे इनपुट कर लिया, %c से इनपुट कर लिया। अब आउटपुट देखिए ध्यान से, मैंने आस्की वैल्यू ऑफ दिस करेक्टर ये तो एज इट इज %d लिया है, क्यों, क्योंकि मुझे 65 लेना था, तो मैंने यहाँ पर %d लिया है। यहाँ पे मैंने लोअर केस %c से देना है तो %c आएगा, लेकिन एक मैंने और फंक्शन यूज किया है, दैट इज टू लोअर। तो टू लोअर जो एक फंक्शन है, इस करेक्टर को वो लोअर बना देगा। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है और ये कहाँ पर स्टे करता है, ये ctype.h में मिलता है। तो मैंने यहाँ पर 2 हेडर फाइल लगाई है। std किसके लिए लगाई है, printf scanf के लिए। ctype किसके लिए लगाई है, टू लोअर के लिए लगाई है। ये कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कि भाई stdio.h क्यों लगाया है, तो हमने इसलिए लगाया है। ctype क्यों लगाया, हमने इसलिए लगाया है। सर ठीक है, हाँ, सर टू लोअर का फंक्शन थोड़ा समझ नहीं आया। देखो, टू लोअर का फंक्शन समझ में नहीं आया। टू लोअर का आप मेरे को बताओ मीनिंग क्या निकला, टू लोअर का मतलब क्या होता है। सर किसी चीज को मतलब लोअर करना, लोअर केस में करना। लोअर केस में करना मीन्स। देखो, हर वर्ड अपने आप में ही उसका डेफिनेशन बनाता है, तो आप उसको कैच करने की कोशिश करो। टू लोअर का मतलब आपने खुद बोला कि कोई भी चीज को लोअर बनाता है, तो ये लोअर यानी अल्फाबेट को बनाएगा, ना कि डिजिट को, ना कि स्पेशल सिंबल को। तो टू लोअर किसको कर रहा है, कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस। ये लोअर देखो, केस में कन्वर्ट करने के लिए सर ये आप क्यों बोल रहे हो जब सब लोग बोल रहे हैं, है ना, आप तो समझ में आया कि नहीं। आ गया सर, वही वही मैं कंफर्म कर रहा था। नहीं, कंफर्म नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ कंफर्म करोगे तो फिर आपका वीडियो भी बनते जाएगा कि कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो नहीं वो यहाँ पे इंटरव्यू से आ रहा हाँ, ये चीजों को थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे। तो टू लोअर का मतलब है कन्वर्ट अपर केस टू लोअर केस। तो हमने आज ये पूरे प्रोग्राम देखे हैं, आप लोग भी इसको रन करिए और इसको यूज करिए। नाउ आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट टुमारो इन द लैब। हो गया, हमारा 10 हो गया है। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। थैंक यू। थैंक यू। you so much. थैंक यू सर।
थैंक यू सर।